बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेर बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, अब हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहते हुए भी शर्म आती है। ऐसा लगता है उसको अब खौफिस्तान कहना पड़ना है। कभी वो कबूतर पकड़ लेते हैं, कभी एक इलाके के अंदर लाखों फौज वो रखते हैं, तो उसके बाद भी हर वक्त डरे हुए नजर आते हैं। अपने ही लोगों पर जहाज़ गिरा देते हैं और हर चीज़ का मुर्द इल्ज़ाम वो पाकिस्तान को ठहराते हैं। एक ऐसा मुल्क जो कि पूरी दुनिया में सिंपैथी लेने के लिए अपने लोगों को कत्ल करता है, जो अपने वोट बैंक को स्ट्रांग करने के लिए अकलियतों पर हमले करता है, उन पर जुल्म करता है। अब ये जो हालिया पहलगाम का वाकया पेश आया और उसके बाद की जो सिचुएशन पैदा हो गई है, उसमें अगर देखा जाए तो इंडियन मीडिया अपने लोगों को दिखा रहा है कि देखें हमारे पास सैटेलाइट फुटेजेस आ गई हैं, देखें पाकिस्तान हम पर जंग करने के लिए तैयार हो गया है, हम पर अब जंग होगी पाकिस्तान की जानिब से, एक और जारियत होने जा रही है। पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत कि हमें सिंपैथी दें, देखें हमारे साथ जुल्म हो गया है। लेकिन कोई भी मुल्क कन्विंस उससे हुआ नहीं, कोई भी मुल्क उनके साथ उनके बयानिए पर आकर खड़ा नहीं हुआ। तमाम ममालिक ने यह कहा कि अगर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो हम मजम्मत करते हैं और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब इंडिया को इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर एक ऐसी स्पेस चाहिए जिसके अंदर वो निकल सके या अपने लोगों को कायल कर सके, लेकिन कोई भी स्पेस उनको मिल नहीं रही। माजी में जो स्पेस वो ढूंढते रहे हैं उसका उनको जवाब मिलता रहा है। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश में इस वाक़े पर ख़ास तौर पर इंडिया खुद आइसोलेट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप माजी में पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान सालसी की एक पेशकश कर चुके हैं जब इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई थी कश्मीर को लेकर, लेकिन इस दफ़ा वो भी बज़ाहिर तौर पर खामोश नजर आते हैं। वाज़े तौर पर उसके बाद ना तो उनकी जानिब से किया गया, और कश्मीर पर अफसोस यह है कि किसी ने भी कभी आवाज़ नहीं उठाई। हर साल यूएन में जाकर हम बताते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है और कश्मीरियों के हवाले से एक रेजोल्यूशन यूएन के अंदर मौजूद है, उस पर अमल दरामद करें, लेकिन उस तकरीर का कहीं कोई फायदा नहीं होता और कोई भी उस सपोर्ट के अंदर, या जब भी कश्मीर में जुल्म होता है हमें कोई तवाना आवाज हमारी आवाज के साथ नजर नहीं आती है। अब फेस सेविंग के लिए इंडिया क्या कुछ कर सकता है और पाकिस्तान उसका क्या जवाब दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकरीबन 40 मुआहिदे हैं मुख्तलिफ सतह के हवाले से, और एक मुआहिदे के हवाले से इंडिया ने जो है उसको एक तरफा मुअत्तल किया है। तो क्या बाकी मुआहिदों पर भी इसका असर पड़ सकता है, और वो मुआहिदे क्या हैं इस पर आपको बताएंगे, और साथ साथ फिर इंडिया में क्या रिएक्शन आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय ऑपोजिशन जमातों की मोदी हुकूमत पर तनकीद और 5 अहम सवालात उन्होंने अपनी ही हुकूमत से पूछे हैं। एक ये कि इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई, ये हमला कैसे हुआ, 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, वजीर दाखिला या वजीर आजम इस्तीफ़ा दें, और क्या इसकी जिम्मेदारी इंडियन हुकूमत कबूल करेगा या नहीं। फिर भारतीय फ़ज़ाइया के त्यारे ने अपने ही इलाके में धाती पुर्जा गिरा दिया है और मकानात को नुकसान पहुंचा है। अगर भारत जंग करता है तो उसकी मईशत बुरी तरह मुतासर होगी, ये साबिक भारतीय जज कह रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से एक दफ़ा फिर जिम्मेदाराना जो है वो बयानात का सिलसिला इस तरह जारी है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने यह कह दिया है कि वो इसकी तहकीकात के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं कि आए भाई दोनों बैठ के देख लेते हैं कहां से हुआ है। हम तो कहते हैं कि अगर यहां से हुआ अगर कुछ तो हम उसको कटहरे में लाएंगे, भरपूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप बैठें तो सही, हमें बताएं तो सही। सवाए वो एआई स्केचेस के अलावा आपने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। जो स्केचेस आपने बनाए वो भी एआई से लगते हैं बनाए, और उसके अलावा कोई सबूत आपके सामने नहीं है। और फिर वहां के मीडिया पर बयानात क्या चलते हैं कि भाई उनके आईडी कार्ड्स मिले हमें जब भी कोई ऐसा वाकया होता है, पाकिस्तानी असलहा मिला है। यार खुदा का खौफ करो, क्या कोई बंदा जब यहां से वहां पर कार्रवाई करने अगर जाता है या किसी भी जगह जाता है तो क्या वो अपने आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर जाता है, अपना खाना इधर से ही लेके जाता है और अपना असलहा यहां से लेके जाता है, ताकि जब तुम उसको पकड़ो तो तुम्हें पता लगे कि यार ये तो उसी मुल्क से आया था, और इतना अहम क्लू तुम्हें दे रहा है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि हम अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। अब इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करते हैं तफसीलन आज फिर, और बात करेंगे कि इन फ्यूचर अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा बन गई है और इसमें अहम किरदार जो है वो इंडियन मीडिया अदा कर रहे हैं। नजमुल साकिब साहब, पी और साकिब रशीद साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, पाकिस्तान तो ये ऑफर कर रहा है कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, क्या इंडिया भी एक गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार होगा? इसका जवाब अभी देते हैं।
लेकिन आपने इंट्रो में जो ये कहा है ना कि जी दुनिया को इंडिया जो है वो कन्विंस कर रहा है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द एग्रेसर वंस अगेन, और इंडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है वो ये कन्विंस कर रहा है, तो आपको याद दिलाना है कि 9/11 के बाद की जो दुनिया है ना, 9/11 के बाद की दुनिया, उसमें किसी भी एग्रेसर को या किसी भी ऐसे मुल्क को जो किसी पे हमला करना चाहता है कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कन्विंस कर भी देते हैं तो मानता कौन है? और उसकी मिसाल हमारे बिल्कुल सामने है कि इजराइल की नस्लकुशी लोगों को नज़र नहीं आ रही? क्या फ़लस्तीन पे जो मजालिम हैं या गज़ा की सूरत हाल है या इतने सारे लोग जो शहीद हो गए नज़र नहीं आ रहे? अच्छा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कन्विंस होती है कि इजराइल जो है और यानी जो बेंजामिन नेतन्याहू की जो इस वक्त की हुकूमत है वो नस्लकुशी कर रही है, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम में मुलव्वस है, और वो आपका इशू करती है अरेस्ट वारंट यानी नेतन्याहू का। जी, क्या हुआ अभी तक? तो ये कहना कि कन्विंस कर लेंगे, वो ज़माने गुजर गए जब ज़रा सी बात होती थी तो लोगों को होता था भाई अभी चले जाएंगे हम यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में फलाना रेजोल्यूशन आ जाएगा, सैंक्शन लग जाएंगी वगैरह वगैरह। आजकल जो कुछ हो रहा है और ख़ासतौर पे हिंदुस्तान जैसे मुल्क जो कर रहे हैं वो जूतों समेत आंखों में घुसते हैं और फिर कहते हैं कर लो जो करना है। मिसाल के तौर पे ये जो कनाडा में वाकया पेश आया हरजीत सिंह निज्जड़ का, ब्रॉड डे लाइट में उसकी असैसिनेशन होती है, उधर का वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो जो है वो असेंबली में खड़ा होकर कहता है, पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि जी ये हमारे पास ये सबूत है, 5 आईज बताती है बाकायदा तौर पे। क्या हो गया? बताइए ना क्या हो गया? लिहाजा कन्विंस वाली बात छोड़ दें। अच्छा, अब आते हैं फटाफट आपके सवाल की तरफ कि पाकिस्तान तो तहकीकात के लिए तैयार है, क्या हिंदुस्तान भी है? देखिए, पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान ने कितनी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। जो ये ऑफर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की है उसमें 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उन्होंने इस ऑफर में कि वो न्यूट्रल हो जो भी तहकीकात हैं और ट्रांसपेरेंट हो, यानी गैर जानिबदार हो, और उसके बाद ये है कि साफ और शफाफ हो। पहले तो ये देखते हैं कि न्यूट्रल से मतलब क्या है। जी, न्यूट्रल से ये मतलब है कि दोनों पार्टीज तो होंगी ही, कोई स्कॉटलैंड यार्ड, कोई चाइना का डीप सीक, कोई इस तरह का यानी मुल्क जो के बीच में आए और वो वाकई न्यूट्रलिटी को बरकरार रखते हुए देखे कि ये जो पहलगाम का सारा स्यापा हमारे जिम्मे डाल रहे हैं इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। ट्रांसपेरेंट इसलिए कि ये नहीं है कि बंद कमरे में आपने बुला लिया और रॉ के एजेंट है और वो आपके साथ बैठ गए और उन्होंने कहा जी ये पड़ा हुआ है, ये आपकी रिपोर्ट पड़ी हुई है, इस पे साइन कर दें। ट्रांसपेरेंट भी हो। इसको उर्दू में कहते हैं बुरे को घर तक पहुंचाना, अंग्रेजी में कहते हैं टू कॉल द ब्लफ। जरा पते तो शो कराओ। ब्लफ आप करते हैं ना जब, तो आपको कहते हैं दिखाएं जी क्या है। अगर पाकिस्तान, और यहां से 2-3 बातें आपके यानी तज्जिए में आनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने पहलगाम का वाकया किया है तो वो ये क्यों कहेगा कि आइए तहकीकात करते हैं। अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो हमारी तरफ से तो खामोशी होनी चाहिए। जिस तरह जब भी पाकिस्तान में कोई वाकया पेश आता है हमारे यहाँ से प्रेस रिलीज निकलती है, हम BLA की पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, हम डोजियर तैयार करते हैं। कभी किसी जगह से न्यू दिल्ली से आवाज़ आई है कि आइए जी हम इसकी ट्रांसपेरेंट जो है या न्यूट्रल जो है वो कराते हैं तहकीकात? तो यहाँ पे आया कि अब आपने एक दफ़ा फिर से ब्लफ कॉल किया है, और मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान इस पे करेगा क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कर ली हुई है। देखिए, अगर तो हिंदुस्तान के पास सबूत हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ऑफर की उनको ज़रूरत नहीं है। उनके पास या तो सबूत हैं नहीं या वो बताएंगे नहीं, क्योंकि जो उन्होंने करना है, जो उन्होंने सोच लिया है वो तो उन्होंने करना है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, पता नहीं और क्या क्या उनके दिमाग में है, कर लीजिए। आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है और अपने ही तौर पे उन्होंने सबूत इकट्ठे किए हैं और उसमें जो जो उनको शवाहिद मिले हैं वो या तो उन्होंने खुद प्रोड्यूस किए हैं या उन्होंने दाएं बाएं से झूठे कर लिए हैं, तो रिपोर्ट तो उन्होंने तैयार कर ली होगी, दिखाएंगे किसको? और अगर होगी भी हो, गालिब का एक शेर याद आया जी, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। वाह।
पीजे मीर साहब, अब ये जो तमाम सूरत हाल है, इसके अंदर माजी में इंडिया की हिकमत अमली को देखते हुए पाकिस्तान ये ऑफ़र कर रहा है, और नजम उसाक साहब ने जैसे कहा कि अगर पाकिस्तान मुलव्वस होता तो ऐसी कोई ऑफ़र ना करता, क्योंकि जब भी पाकिस्तान कहता है कि आप पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर या वो किसी और जगह, तो इंडिया कभी कोई ऐसी पेशकश नहीं करता। तो अब आपको क्या लगता है कि इन स्टेटमेंट्स के बाद या जो पूरा एक माहौल बन चुका है, ये सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार कर सकती है? देखें, ये सारा जितना भी जो साने हम देख रहे हैं ये झूठ पे बेस करता है। अब आप मुझे एक कॉमन सेंस बताओ, पहले 4-1 था, 5-1 है रेशियो इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है जी, कॉम्बैट में। तो 5-1 अगर रेशियो हो तो क्या हम अग्रेसर हो सकते हैं? सोचें आप। हम तो विल बी स्टूपिड कि 5-1 के रेशियो पे जाके हम अग्रेशन शुरू कर दें। और भाई एग्रेसर तो तुम हो, जो कि तुमने हर जगह अपनी वो मिस एडवेंचर्स किए हैं। आपने वर्किंग बाउंड्री पे भी किया, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी किया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप अभी भी कर रहे हो, और ऑन अ रेगुलर बेसिस आप कर रहे हो। तो क्वेश्चन उठता है कि ये जो एडवेंचर उन्होंने किया है, जस्ट लुक एट द टाइमिंग। ये जाते हैं वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया, और आते ही उसके साथ ही ये उनको पता लगता है कि अभी एक अटैक हुआ है, ये वापस आ जाते हैं। पहले तो ये मुझे बताएं हिस्ट्री में जाके कि आप वज़ीर आज़म कश्मीरियों के नहीं हैं, तो जब कश्मीरियों को कोई मारता है उस वक़्त आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती? आप आते हैं, उनका पूछते हैं, या दालित्स को मारते हैं, या उधर नागास को मारते हैं, मीज़ोस को मारते हैं, तामिल्स को मारते हैं, खालिस्तान को मारते हैं, असम को मारते हैं, त्रिपुरा करते हैं, क्या आप बोलते हैं? कोई नहीं। कश्मीर पे इधर इधर होता है तो आपको पता नहीं क्या, आपको कोई ये फॉल्स फ्लैग निकल आता है। ये तो फॉल्स फ्लैग क्या है यार? 1939 के अंदर वो रूसो ये जो रशियन एक आप कह लो कि मिस एडवेंचर हुआ, उसको आपने कर दिया। उसके बाद जर्मन का हुआ 39 के अंदर, ये फॉल्स फ्लैग हमने बना दिया। द क्वेश्चन इज़, ये एक मिसलीड करने वाली बात होती है, फॉल्स फ्लैग जिसको हम बात कर रहे हैं जी। तो हिंदुस्तान मास्टर है मिसलीडिंग का। आपने अपने इंट्रो में भी कहा कबूतर ले आए, कबूतरों को अरेस्ट कर दिया, पता नहीं उन पे किस किस्म के इन्होंने सेडिशन के चार्जेस लगा दिए हैं उन बेचारे कबूतरों पे। बट द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया बहुत बचगाना, वो कहता है बचगाना और इमेच्योर किस्म की हरकतें कर रहा है। ये क्यों हरकतें कर रहा है? ये एक्सपेक्ट करता है कि ये ढूंढोरा बचाएगा और इंटरनेशनल जो मुल्क हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे। कोई नहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ है, सपोर्ट के अलावा कम से कम ये बोलें तो सही कहीं। ये तो ये जो इस्लामिक ब्लॉक है, ये तो मैं क्या इनको कहूँ यार, शर्म आती है इनको इस्लामिक ब्लॉक कहते हुए भी कि इनके बहन भाई मर रहे हैं गाज़ा में भी, फला इधर कश्मीर पे भी, और कोई इनका कोई एक स्टेटमेंट नहीं आती। सो एक चीज़ तो हमें एक लेसन मिल गया है कि प्लीज़ डू नॉट बैंक ऑन द अरब कंट्रीज़, डू नॉट बैंक ऑन देम। उनके भी इंटरेस्ट हैं, उनके अपने हिंदुस्तान के इंटरेस्ट है, गुड फॉर देम। हमें इंडिया सेंट्रिक हर जगह नहीं होना है, उनके अपने हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। सो लेट्स कीप इट लाइक दैट एंड एक्सपेक्टिंग कि ये आपकी मदद में आएंगे, कोई नहीं आया। अगर किसी ने ट्राइड एंड टेस्ट करना है या किया है, चाइना ही आपके साथ आया है। और आज, बल्कि आज के एक प्रोग्राम में मैंने, नजीम साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी पानी के मुतालिक पिछले प्रोग्राम में, वो मैंने इनको कोट किया कि उनका कोई तक सम एक्स जनरल, मैंने कहा जी इंडियन चैनल पे, इंडियन चैनल का आपको भेजा मैंने उसका, तो मैंने कहा कि देखो आप कहते हैं पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, कल अगर हिंदुस्तान का पानी इंडिया उधर चाइना रोक लेता है, कहाँ शोर मचाओगे? क्या करोगे फिर तुम? तो मैंने कहा अपर राइपेरियन हमेशा लोअर राइपेरियन को एक कंसिडरेशन से देखता है और देखना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया के अंदर ये आपने एक प्रेसिडेंट बना दिया तो फिर तो आप कहीं भी नहीं रुक सकेंगे। Then you're asking for water wars around the world, और ये nobody can afford। दुनिया के अंदर 5% है पानी by the way जो फ्रेश वाटर है in this globe, 5%। तो अब आप मुझे बताओ कि अब इस पर लड़ाई शुरू कर देंगे। हमने इस्लामिक वर्ल्ड को एक चीज़ बतानी है कि ये जो पहलगाम में हुआ है, हमारे वज़ीर आज़म ने बड़ी अच्छी तकरीर की आज सुबह जी, मिलिट्री अकेडमी में उन्होंने कैटेगोरिकली बताया। एक उन्होंने एक फर्म एक वार्निंग भी दे दी इनको कि ये होगा वो होगा। बल्कि आज मैं जिस प्रोग्राम में था, आप जंग की तैयारियां कर रहे हैं, छंब में देखें हमारे लोग वहीं बैठे हुए हैं, आपने अपने विलेजेस गांव ख़त्म कर दिए, भाग गए, ये हो गया वो गया। और मैंने कहा
हारशा भागा वागा कोई नहीं है, भागना तुमने है। और अगर तुम कहते हो डर गए हैं तो आ जाओ मैदान में, फिर हम देख लेंगे तुमने क्या करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वो कहते हैं, एक आपने एक ज़ौक मेंढक देखा होगा, एक छोटा सा मेंढक है एक, अच्छा उसको जब डरता है ना वो फूलना शुरू कर देता है, वो इतना बड़ा बन जाता है। और ये मेंढक वही है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। जब भी कुछ चीज़ होती है फूल जाता है। और यार तुम इंसानियत की तरह बात करो, इंसानों की तरह बात करो। कल अगर हम लड़ते भी हैं तो मुझे ये बताओ एक चीज़, हिंदुस्तान में भी कैजुअल्टीज़, पाकिस्तान में भी कैजुअल्टीज़, और ये जो जुंटा बैठी है ये क्या बहुत खुश हो जाएगी क्या हमारे भी मर गए, आपके भी मर गए, और आप समझे कि हमने कोई सोल्यूशन पहुंचा दिया? सोल्यूशन इस तरह नहीं आते। और अब तो वो इंडियन मीडिया के अंदर भी उनके जो एनालिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये इस तरह की कोई बात नहीं होगी। ये वो कहते हैं ना, वो डडियाल के अंदर कुकड़ लड़ाते हैं आज़ाद कश्मीर में, तो ये कुकड़ों की वो है चौंकबाजी बस। अच्छा साकिब बशीर साहब, क्योंकि जिस किस्म की तहकीकात इंडिया ने की कि वाक़या हुआ उसके चंद ही मिनटों बाद FIR दर्ज हो गई, तो इस किस्म के फिर जिस किस्म के स्केचेस आए और ये सब कुछ, इनकी बुनियाद पर फिर आवाज़ हम उठा रहे हैं कि ये वो सबूत नहीं है या ये वो तरीकाकार नहीं था जिससे इसमें शफाफियत नज़र आ रही हो। अब सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल का बेनिफिशरी आपको क्या लगता है, कौन है? एक तो जो भारत की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए या पाकिस्तान के हवाले या सिंतास मुआहदा जो है मुअत्तल किया गया, या इसके अलावा जिन इक़दामात का उन्होंने ऐलान किया, उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो तब से, जब से ये वाक़या हुआ है तब से लेकर अब तक कोई एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया। कहीं भारतीय हुकूमत ने ये नहीं कहा कि फ़लाँ नाम का कोई बंदा था, वो फ़लाँ जगह से इंटर हुआ, पाकिस्तान के फ़लाँ इलाके से ताल्लुक़ रखता है, उनके पास कोई किसी किस्म की कोई एविडेंस हो, कोई सिंगल एक चीज़ भी उनके सामने नहीं आई। जो स्केचेस थे वो आपने बता दिया कि वो तो लाइक AI लगता है कि उससे जो बनाए गए हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि पूरी दुनिया कालें तो कर रही है उनको, मोदी साहब को, ठीक है दहशतगर्दी हुई है और उस दहशतगर्दी की तो मजम्मत हर कोई कर रहा है, पाकिस्तान समेत। पाकिस्तान में भी इसी तरह सिविलियंस को जाफर एक्सप्रेस में जो है वो निशाना बनाया गया था। तो दहशतगर्दी का ना मजहब से ना किसी जगह से किसी के साथ कोई लिंक नहीं। तो इसलिए जो दुनिया है वो जो कुछ भारत कह रहा है, जो कुछ भारत इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान पर, वो भी आंखें बंद करके तो ज़ाहिर सी बात है उन पे यकीन नहीं करेंगे कि जब तक के कोई सॉलिड, कोई ठोस शवाहिद भारत सामने नहीं लाता। और इस वक्त तक 6-7 दिन गुजर चुके हैं, इस वक्त तक कोई एविडेंस नहीं है। मतलब एक जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर इलाका है, वहाँ पर ये होता है मामला। वहाँ से लोग जो है वो जिस तरह भारत पोर्ट्रे कर रहा है वो वापस आते हैं या जहाँ पे भी जाते हैं, तो इस दौरान उनको कुछ मालूम नहीं हुआ जहाँ लाखों फौज भारत की मौजूद है। तो इस दौरान उनको मालूम नहीं हुआ, लेकिन 10 मिनट के बाद उन्होंने FIR जो है वो उसका इंदराज कर लिया और उस पर पाकिस्तान का जो है वो स्टैंप ही लगा दी कि पाकिस्तान ने सब कुछ किया है। तो इस तनाजुर में मैं ये समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म ने पेशकश की है, अब भारत को आगे आना पड़ेगा। एक मैं आपको बता दूं, माजी 2008 में जो बम्बई अटैक्स हुए थे, तब भी पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पे इंटरनली उसको इन्वेस्टिगेट करने या तहकीकात के हवाले से यहाँ पे कार्रवाई शुरू हुई थी कि अगर पाकिस्तान या इस हवाले से कोई चीज़ भी है तो वो रिकॉर्ड पे आए। यहाँ आज भी इस्लामाबाद में जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसमें एक केस चल रहा है। उस केस में भारतीय जो गवाह थे उन्होंने आना था, वो आज तक नहीं आए। बार बार उनको नोटिस जाते हैं थ्रू हाई कमीशन या भारत जो यहाँ पे उनके हैं उनके ज़रिए, लेकिन आज तक उनकी जानिब से ना कोई एविडेंस दिया गया, ना कोई गवाह यहाँ पे आए हैं। यो केस आज भी जो है वो दाखिल दफ्तर है। तो इस तनाजुर में मैं समझता हूँ कि अब भारत की जिम्मेदारी है, जो 6-7 दिनों में कोई चीज़ सामने नहीं लाया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो पेशकश की गई है, ये भारतीय चैनल पर भी ब्रेकिंग्स चली हैं। अब देखना यह है कि भारतीय हुकूमत
इस पर क्या रद्द अमल देती है जो पेशकश की गई है, और बड़ी मेरे ख्याल वैलिड और बड़ी शफाफ तरीन तहकीकात हो जाएं। और इसमें कोई, जब पाकिस्तान ने किया नहीं है, और जिस तरह नजम साकिब साहब, जब हमने किया ही नहीं है पाकिस्तान ने, तो वो क्यों जो है वो कहते हैं ये तहकीकात करें। जब तहकीकात के लिए कह रहे हैं तो अब उनको आना चाहिए, कोई थर्ड कंट्री और न्यूट्रल कोई भी हो वो उसको तहकीकात करें और उसके बाद जब आगे बढ़ें। सिर्फ इसमें एक पॉइंट मैं कर दूं, जो आपने कहा कि इसका नुकसान किसको होगा, इसका फ़ायदा किसको होगा। ये दोनों नुकसान और फ़ायदे दोनों तरफ की जो आवाम है उनको भुगतना पड़ रहा है, वो किसी सूरत में भी हो। जो पाकिस्तान और भारत दो हमसाया मुल्क हैं, दोनों तरफ की जो कल्चरल बहुत सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी हमें नज़र आती हैं। मज़हब अलग है, यहाँ मुस्लिम है, वहाँ हिंदू अक्सरियती लोग हैं, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली यहाँ की तजारत है और बहुत सारे इश्यूज हैं जो बंद पड़े हैं और उसके नुकसानात आवाम को ही भुगतना पड़ते हैं। और आगे चलकर अगले सेगमेंट हमने बात करनी है, जंग होती है तो जंग का भी नुकसान अल्टीमेटली जो है वो दोनों ममालिक की आवाम को होगा। अच्छा नजम साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक तो हमने अपने डिप्लोमेटिक जितने भी मिशन हैं डिप्लोमेटिक, उनको ये कहा है, ब्रीफिंग्स दी गई हैं, पूरी दुनिया में हमारा केस हमारे सफ़ीरों ने ही लड़ना है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। तो क्या हिदायत आप समझते हैं कि हम उनको जारी की गई होंगी, कैसे हम इस केस को पूरी दुनिया में लड़ेंगे? दूसरा, पाकिस्तान का यूएसए से सऊदीया से भी रब्ता हुआ है और चाइना से भी रब्ता हुआ है सफारती सतह पर, इस मामले को डिस्कस किया गया है। तो कैसे आप समझते हैं कि वो भी कारआमद साबित हो सकता है? देखिए, ये हमारा एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, ये आपका प्रोसीजर है कि जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो हमारी तमाम एम्बेसियों के लिए एक नोट तैयार होता है टॉकिंग पॉइंट्स का, और वो नोट जो है वो उसी वक्त भेज दिया जाता है फॉरेन ऑफिस से। तमाम सफ़रा को बताया जाता है कि ये हकीकत है और इस हकीकत को अपने होस्ट गवर्नमेंट में हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे मिलें। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, उसमें सदर भी हो सकते हैं, उसमें फॉरेन ऑफिस के जो जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे जाके मिलें और उनको बताएं कि ये सूरत हाल है। और साथ ही उन टॉकिंग पॉइंट्स में ये लिखा होता है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया से कहें कि वो ज़रा थोड़े होश के नाखून ले, क्योंकि ये चीज़ जो है अगर ये इस तरह होती है, अगर इसके हालात बढ़ते हैं तो फिर ये इस किस्म के नुकसानात जिसमें पूरी दुनिया लपेट में आ सकती है। उस तरह की जो हिदायत अहकामात हैं वो बहुत टाइम हो गया, वो जा चुके हैं और उस पर अमल भी शुरू हो चुका है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ चलते बाद वापस आएंगे और बात करेंगे जंग होने के क्या इम्कानात हैं, क्योंकि जिस किस्म की हाइप बन चुकी है उससे अब कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं कि जंग लग जाए और कुछ लोग जो है वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जंग बस अगले ही लम्हे होने वाली है। तो क्या इसके इम्कानात हैं? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। दोनों ममालिक एटमी ताकत के हामिल हैं और जब से ही एटमी ताकत के हामिल हुए हैं उसके बाद हमें कोई अहम कशीदगी या बड़ी जंग दोनों के दरमियान नज़र नहीं है, उससे पहले नज़र। उसकी वजह यह है, बुनियादी वजह कि दोनों के पास ये सलाहियत है कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई कर सकते हैं। इस वजह से भी ये एस्केलेशन उस हद तक नहीं पहुँचती कि जो एक बड़ी तबाही की तरफ जाए, और ये मुतहम्मिल भी नहीं है ख़ित्ता, या दोनों ममालिक इस चीज़ के मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते। मैं किसी एक को नहीं कहता, दोनों ही नहीं हो सकते। तो पीछे मीर साहब, कि इंडिया वाले बार बार ताने के तौर पर कहते हैं कि हम एटम बम, पाकिस्तान जो है वो एटम बम नहीं चला सकता या वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप भी थोड़ी देर पहले मैं चौधरी शुजात के साथ मैं पूछता रहता हूँ मुख्तलिफ लोगों से कि उनका रिएक्शन क्या है, क्या होना चाहिए। तो शुजात साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि 4 साल पहले मैंने कहा था कि ये जो हमारा एटॉमिक बॉम्ब है, एटम बम जो है, ये हमने शब बारात के लिए नहीं रखा हुआ कि शब बारात होगी तो हम बजाएंगे, तो जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसको चला भी देंगे। तो आप ऐसे हमें ललकारा ना करें। और ये जो आपने कहा है कि इनका काम है आपको ललकारना, इनका काम है आपको डराना, इनका काम है आपको पॉलिटिकली गंदा करना, तो ये एक SOP है इनका। सो बेसिकली आई वुडंट वरी अबाउट देम। लेकिन यहाँ जो बात आती है कि हमने इसको नेगेट कैसे करना है। नेगेट देखें,
पाकिस्तान में मुझे याद है कि 98 के अंदर जब नवाज शरीफ लंदन आए थे तो मेट्रोपोल होटल के अंदर एक ये उनको मिले थे आज़ाद कश्मीर के कयूम खान को और अल्ताफ़ हुसैन को। तो वहाँ नीचे कुछ मिनिस्टर्स थे, मैं नाम नहीं लेता, बाकी गवर्नमेंट्स में चले गए। तो लोकल कुछ अंग्रेज़ आए थे तो वो कश्मीर पे बात करना चाहते थे। हमारे जो वज़रा थे, खुदा की कसम उनको जवाब देने की उनको सख्त नहीं थी कि जवाब कैसे दे सकें। तो मैं ये हमेशा मैंने नवाज शरीफ को कहा, भाई आप ऐसे लोग रखा करो वज़रा कि जो कि कम से कम आपका बयानिया तो बता सकें कि पाकिस्तान क्या मांगता है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। तो जब आपके पास वज़ीर हैं जिनको बेचारा अंग्रेज़ी बोली नहीं आती है तो वो क्या इंटरेक्ट करेंगे आप? प्लीज मुझे बताएं आप। मैंने हमेशा सजेस्ट किया है, आई डोंट नो व्हाट नजम साहब विल से ऑन इट, बट आई टेल यू कि जब कश्मीर की आप बात करते हो, पुराने फॉरेन सेक्रेटरीज जो हैं हमेशा इनको कंसल्ट करो या आप अपने एंटोराज में इनको रखो। इनका एक्सपीरियंस जो होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक एम्बेसडर या डिप्लोमेट रिटायर होता है तो ख़त्म ही हो जाता है, हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वी डोंट यूज़ दिस सर्विसेज। और ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ इसको अपना क्या करो आप, इनकी दानिश्वरी, इनकी एक्सपीरियंस और इनका जो इंटरेक्शन होता है और हमारे सेंसिटिव मामलात के ऊपर इनको आप इस्तेमाल करो और अपने साथ रखो। इट डजंट मैटर, क्योंकि ये किसी के नहीं होते, ये सिर्फ पाकिस्तान के होते हैं। अब बात आती है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ते। आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि जो भी एक कोई स्टेटमेंट देता है पाकिस्तान के अंदर, दूसरा उसको गिराने की करता है। मोदी का यार ये तो फलाना यार ये छोड़ दो, सब एक हैं पाकिस्तान के अंदर। हमने अपने घर को ठीक करना है। और मुझे अफसोस होता है कि हमारी सियासत, ये जो पार्टीज़ होती हैं, एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालना शुरू कर देती हैं, एक दूसरे को कि इंडिया का ये, और यार इंडिया का सब दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। हमने देखना है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है। हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को भूल के अपनी लड़ाइयों में शुरू हो जाते हैं। विद द रिजल्ट इंडिया टेक्स फुल एडवांटेज ऑफ इट। हमारे लोगों को भी कुछ पकड़ लेता है, कुछ अपने मीडिया को भी लगा लेता है, कुछ पे रोल पे भी उन्हें रखे होते हैं। मैं बल्कि आज और मुझे याद आ गया, एक खातून है इस्लामाबाद में, वो इंडियन टेलीविज़न पे आती हैं, मेरे साथ आ गई कहीं, और इंस्टेड तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करो, तुम उनकी साथ में तुम लगी हुई हो, और फिर तुम देख नहीं रही हो कि वो कर क्या रहे हैं तुम्हारे साथ, और तुम चैंपियन बनी हुई हो उनके इंडियन प्रोपेगेंडा की। तो हमारे पास ऐसे लोग भी हैं कई। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास काफ़ी रेक्टिफिकेशन की है, लेकिन मैं इस मौके को फ़ायदा हमेशा उठाऊँगा। अगर हमने कश्मीर पर बात करनी है, खुदा के लिए कश्मीर सेंटर्स को खोल दो। मैं आज भी कह रहा हूँ, बहुत देर का कह रहा हूँ, कश्मीर सेंटर्स को खोलो, जो कि आपके अनऑफिशियल एम्बेसीज हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन, वाशिंगटन एंड न्यूयॉर्क में, इन लंदन, इनको खोलो। प्लीज़ आपकी ट्रू ट्रैक तो चले यार। क्यों नजम साकिब साहब, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी इसको गिरा जा रहा है कि जब अब मामला उठा ही है आलमी सतह पर, तो इसको और मज़ीद ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज़ किया जा सके। आप समझते हैं कि ये जो सब कुछ इकदामात उठाए जा रहे हैं, ये हमें गैर मामूली तो लग रहे हैं, ख़ासतौर पर जो सिंध ताश के हवाले से उन्होंने मायदा उठाया। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों का हल या एंड जंग की तरफ ही होगा? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक डिफरेंट बॉल गेम है। इसमें किसी वक्त भी जंग के इम्कानात हैं, आज भी हैं, कल भी थे और परसों भी रहेंगे। इम्कानात उस वक्त रोशन हो जाते हैं जब इस किस्म की वॉर मॉन्गरिंग शुरू होती है। लेकिन अगर आप मुझसे एक फिक्रे में पूछें कि जी जंग हो रही है कि नहीं, तो मैं आपसे कहूँगा, लेकिन जहाँ तक जंग की बात है, दो बातें उसमें उनको यानी इंडिया को बतानी है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो तमाम, देखिए जहाँ तक इंडियन मीडिया का ताल्लुक है ना, मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, जहाँ तक इंडियन मीडिया का ताल्लुक है, उनके भावें तो जंग ऑलरेडी लग चुकी है जी, जंग तो शुरू हो गई है। और अगर देखें तो टेक्निकली वो जो हाइब्रिड वॉरफेयर है वो तो कब से लग, यानी इंडिया ने शुरू की हुई है। लिहाजा जो आपने सवाल किया है ना, वो किया है एक्चुअल वॉर का, जो कि हम कहते हैं कन्वेंशनल वॉर, या फिर उसके बाद खुदा न खास्ता खाकम बदहन आपकी न्यूक्लियर की तरफ जाती है बात, उसके इम्कानात नहीं है। दो बातें इंडिया को यानी समझनी बड़ी जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना
कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे और इंडिया का तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपके सामने अर्ज करनी है दस्त बस्ता। जी देखिए, आप मेरा बाजू तोड़ेंगे ना तो एक ब्लैक आई मैं भी दे सकता हूं आपको, इसका ख्याल कीजिएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं कि ठीक है आप बहुत बड़े हैं, आपके बड़ा साइज है, आपके 1-5 का, जिस तरह मीर साहब ने कहा, हमारा तनासुब आपके हक में जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि गुलायत के सामने फिर डेविड खड़ा हो गया था। और वो वक्त ना लाएं कि अगर आप ठीक गुलायत हैं तो अपने हद तक रहें, डेविड सामने खड़ा हो गया तो मुसीबत पेश आएगी। दूसरी बात जो इंडिया को बतानी है, जंग शुरू करना आपके हाथ में होता है, खत्म कर। आप किसी वक्त भी किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म करना आपके हाथ में नहीं होता। इसलिए 1000 बार सोचिएगा, 1000 बार सोचिएगा। और उसके बाद, और खास तौर पे अगर ये पानी की बात आई, देखिए अगर पाकिस्तान ने अब तक रेस्ट्रेंट जाहिर किया है ना, आपका कोई मिसाइल इधर आ गया, आपने हमारी बस उलट दी, आपने वो जो चाइनीज़ हमारे इधर आते हैं यानी भाई हमारे, उनके साथ आपने ज़्यादती की, हमने रेस्ट्रेंट शो किया है। हमने आपके क्रूज मिसाइल पे भी कहा खैर है, हमने ये भी देख लिया कि आपकी गलियों सड़कों में यूरेनियम बिक रही है, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन अगर आप करेंगे हमारे पानी बंद, तो वो जिस तरह हमारी यानी हुकूमत ने ऑलरेडी कह दिया है कि फिर उसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और फिर क्यों ना दें? देखिए आप मेरा गला दबा रहे हैं, आप मेरे मुल्क में कहत ला रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? देखता रहूंगा। और ये जो यानी जो हमारे पास इतनी ये खाली एटम बम की बात नहीं है, इंडिया को अच्छी तरह से पता है, उनकी इंटेल ने बताया होगा उनको कि एटम बम के अलावा भी बहुत सारी स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास हिसाब किताब है। हमारी फौज को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और ये इंडिया को पता है। अब ये है इस वक्त की आखिरी बात, अगर तो बैटल सेंस प्रिवेल नहीं करती, मोदी साहब का दिमाग घूम जाता है और उनको ये है कि मैंने एक दिन पाकिस्तान का ये कर देना है वो कर देना है, उस वक्त भी 1000 मरतबा इनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो जवाबी कार्रवाई होगी, नोट कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जो जवाबी कार्रवाई होगी ये पहले की तरह की नहीं होगी, और ये उनको पता है। अब इस प्रेशर में ला के पाकिस्तान को वो क्या हासिल करना चाहते हैं, ये 3 लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी जानता है, डोवाल साहब जानते हैं, और जयशंकर जानता है। और इनकी जो सोच है, जो इनकी अप्रोच है, वो हमें सबको पता है। साकिब बशीर साहब, आपको लगता है कि बार बार प्रोवोक किया जाता है, ये मिसाइल वाली बात जो भी की गई, या इस किस्म की कशीदगी फैलाकर, या फिर 2019 में बार बार पाकिस्तान को प्रोवोक करके, या हमने कल भी बात की थी कि कोशिश की जाती है कि किसी तरह पाकिस्तान इसके अंदर कोई पहला कदम उठाए, और पाकिस्तान ने हमेशा उसको अवॉइड ही किया है। और दूसरा, आप समझते हैं कि ये खित्ता मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त ये जो सूरत हाल बन गई है इसमें जंग का, और कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहा हूँ, दूसरी तो ऑलरेडी चल रही है। बार बार प्रवोक तो किया जाता है। ये अगर आप देखें कि जब भी भारत में दहशतगर्दी का कोई वाक़या हुआ है, हालांकि पाकिस्तान भी, जिस तरह हमने पहले बात की, 9/11 के बाद से लेकर 80,000 जाने जो है वो कुर्बान हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिटीज़न, आम शहरियों की, अभी भी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का निशाना जो है बना हुआ है। तो हर बार क्या इतना बड़ा वाक़या हो जाता है तो पाकिस्तान जो है वो बिन देखे जो है वो उन पर, इंडिया पर एक पूरी एक जंग जो है वो मुसल्लत कर दे कि आप जो है वो आप इसके पीछे हैं। और हालांकि कई शवाहिद जो है वो आते भी हैं इनके पास, तो लेकिन यह है कि जब इंडिया की तरफ आप देखते हैं तो वहाँ जैसे ही कोई वाक़या होता है, फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ जो है वो उस पर इल्ज़ाम जो है वो धर दिया जाता है। अब की बार भी अगर देखें, बहुत बड़े पैमाने पर तो कोई जंग हमें नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि अगर पुलवामा के बाद का अगर देखें तो उस वक्त भी इस किस्म का माहौल 6, 7, 8 दिन जो है वो क्रिएट हुआ, बना रहा। उस तरफ का जो मीडिया था वो बढ़ा चढ़ाकर उसको बयान कर रहा था। फिर वहाँ की जो हुकूमत, मोदी हुकूमत है, फिर उड़ी का वाक़या जब 2016 में हुआ था, तब की बार भी कुछ ना कुछ जो है वो बॉर्डर एरिया पर जो है वो चीज़ें एक्टिव हो गई। तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है,
और ये भारत को बिल्कुल बड़ा क्लियर पता है कि वो एक लेवल से आगे नहीं जा सकते। अगर वो जाएंगे तो जो बयानात आ रहे हैं जो पाकिस्तानी लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं या बाकी जो अपोजिशन में है या हुकूमती जमातें हैं, पूरा पाकिस्तान एक मुतहिद होकर जो एक बयान जा रहा है क्लियर कट, तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत कोई एक लेवल से आगे जो है वो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा लगता है ज़रूर होगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि आप सदर ट्रंप जो है उन्होंने रात इस पे बात की है जी। उन्होंने ये कहा है कि वो जानते हैं सारी सिचुएशन को, अगरचे वो जो मसला कश्मीर कब से है तो उन्होंने कहा कि वो 1500 साल पुराना जो इस तरह करके उन्होंने कह दिया, तो वो उनको शायद आइडिया ही नहीं था कि पता ही नहीं था कि ये कब का है मसला। बहरहाल इतना उनको मसला कम से कम आइडिया है कि पाक भारत जो इशू है सबसे बड़ा वो मसला कश्मीर है। पिछली दफ़ा भी जब बात हुई थी तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं इंटरवेंशन थी अमेरिकन की। अब की बार वो कह रहे हैं कि ये खुद जो है वो आपस में इनका मसला ये रिजॉल्व कर लेंगे। तो इशू तो मौजूद है, लेकिन जंग के बादल मैं समझता हूँ अभी भी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से अलर्ट है। बल्कि कल जो भारतीय एयरफोर्स है वहाँ उन्होंने मुकामी तौर पर भी कहीं पे गलती से उन्होंने बाद में कहा कि हमसे गलती से हो गया, तो वहाँ मुकामी तौर पर वो कोई गिरा दिया उन्होंने कोई चीज़ जो है, तो बाद में वो माजरत कर रहे थे कि वो इतने अग्रेसिव हैं कि हम फौरी तौर पर कुछ ना कुछ जो है वो करें। पीछे में सब देखिए बातें होती रहती हैं। एक चीज़ हमारे जितने भी वज़रा हैं इनको बड़ा केयरफुल होना चाहिए जब आप एक फ़ॉरेन मीडिया के आगे अपनी बात करते हैं। कई जवाबात ऐसे होते हैं कि जो आप डिप्लोमेटिकली दे सकते हैं, आप वो जवाबात ना दें कि जिसके अंदर दूसरे आपका फ़ायदा उठा के और उस पर एक डिबेट शुरू कर दें। आपको कैलकुलेटेड आप जी आप क्लिप चल रहा है आप उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, वज़ीर दिफा साहब, वज़ीर दिफा, तो इस तरह के हमें नहीं करना चाहिए। क्यों साकिब साहब, नजम साहब, एम आई राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक, यू हैव हिट द नेल। वो वो कहते हैं ना कि इन द हेड। वो बात ये है कि इसीलिए तो आपने फॉरेन ऑफिस में स्पोक्स पर्सन रखा हुआ है। वो किस लिए रखा हुआ है? और ये जिस तरह के एक हमारे बहुत बड़े लीडर ने कल बयान दिया है कि अगर आप पानी हमारा नहीं बहेगा तो फिर आपका खून बहेगा। हाँ। इस तरह की बातों से हमें एहतराज़ करना चाहिए, इस तरह की बातों से हमें देखना चाहिए कि क्या हम बात कर रहे हैं। तो ये मीर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। और जब मुश्किल का वक्त आता है, जब आप पे कोई मुसीबत आती है, तो आपके अल्फाज को और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। तो वो लोग जो फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिन्होंने ज़िंदगियां गाल दी हैं अपनी, एक एक लफ्ज़ के 10-10 इंटरप्रिटेशन करके और 15-15 नुआंसेस निकाल के, उनसे काम लेना यार। आपने कोई बयान देना है, फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन को कहें वो आए और आके बयान दे। तो ये बात से इससे 100% इत्तेफाक करते हैं। इसमें ज़ौक़ एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तो जो इंटरनेशनल मीडिया से बात की उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बल्कि भारतीय मीडिया पर उसको बड़ा उछाला जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि माजी में अमेरिका के कहने पर या कुछ किया है। तो इसी तरह उनकी एक ट्वीट भी मैं देख रहा हूँ, वो ट्वीट भी पड़ी हुई है। इस मौके पर मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की ट्वीट की भी ज़रूरत है कि उसामा बिन लादेन को कौन लाया। ये सवालात जेन्युइन है, लेकिन इस मौके पर ज़रूरत नहीं है। उसामा बिन लादेन को कौन लाया, कौन जो है वो उसने यहाँ पे पनाह दी, जिहाद का लेबल जो है वो लगाया गया, ये सवालात सारे जेन्युइन हैं। लेकिन इस मौके पे मेरा नहीं ख्याल कि करने की ज़रूरत है। गलतियां तो अपनी है ना हमारी। अगर आप समझते हैं कि आपने 90s में जो है वो जो अफगान वार लड़ी या 9/11 के बाद अमेरिकन के साथ मिलकर, तो फिर गलती किसकी हुई? गलती तो अपनी हुई ना। तो इस मौके पर ये आपने ज़रूर दोहराना है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये ऐसी चीज़ें मेरा ख्याल में इस मौके पर उनको थोड़ा सा एहतियात करनी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात करेंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं और उसके बाद जरा करेंगे कि प्रैक्टिकली ये कशीदगी कैसे कम हो सकती है, कौन किरदार अदा कर सकता है, इस पर जरा तफसीलन बात करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ये कशीदगी कम हो सकती है और कैसे कम हो सकती है। क्या इसमें अमेरिका कोई किरदार अदा कर सकता है, चाइना कोई किरदार अदा कर सकता है, कोई और मुल्क कोई किरदार अदा कर सकता है, या फिर हमें ख़ुद बैठकर इसका कोई हल निकालना होगा। नजमुल साकिब साहब, जिस तरह अभी ब्रेक से जाने से पहले ज़रा US में जो बयानात आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के या उनके तर्जुमान की जानिब से जो बयान सामने आए हैं, उसका जिक्र हो रहा था। आपको लगता है कि इस कशीदगी को कम करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स या कोई और मुल्क कोई किरदार अदा कर सकता है, या ये कशीदगी कैसे कम हो सकती है? पहले तो कशीदगी कम करते हैं ना, आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं जी। ये जो आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात की है ना कि उन्होंने को कश्मीर को 1500 साल पुराना हिसाब किताब, देखिए आइंस्टाइन को मिलता है नोबेल प्राइज जी, उसको क्वांटम थ्योरी पे ना, वो E=mc² जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उस पे नहीं, क्वांटम थ्योरी जो उसकी थी उस पर उसको नोबेल प्राइज मिलता है। तो एक रिपोर्टर आता है, उसकी बेगम से पूछता है कि ये देखिए आपके हस्बैंड को ये मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, बहुत बड़ा एजाज़ है, क्वांटम थ्योरी पे मिला है, तो आपकी क्या राय है? तो बेगम उसकी कहती है कि मेरा हस्बैंड इस तरह की हरकतें करता रहता है। अच्छा, अब ये है कि ये कहना 1500 साल, तो ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कश्मीर की बात की है, ये उनकी बड़ी करम नवाजी है, उन्होंने कश्मीर की बात की है। अब आते हैं, देखें ना माहौल में थोड़ी सी कशीदगी कम हुई है ना इस वाक़े से। जी जी, नरमी हो गई। ये है कि डिप्लोमेसी जिसको हम सिफारतकारी कहते हैं, पुराने ग्रीस से लेके आज तक, पुराने ग्रीस से लेके आज तक डिप्लोमेट्स का रोल रहा है जी। हुआ यह है कि पिछले, अगर आप 2019 के बाद के हालात खास तौर पे देखते हैं ना, कि ट्रेड आपने बंद कर दी, आपने अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को डाउनग्रेड कर दिया, अभी ये पहलगाम पे आपने और मजीद जो है वो डिप्लोमेट्स कम कर दिए, फिर ये है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स नहीं हो रही पाकिस्तान इंडिया की, वज़रा नहीं मिल रहे, सार्क में जो है वो चूँकि पोलिटिकल चीज़ें डिस्कस ही नहीं हो सकती, सार्क हो ही नहीं रही, तो किस तरह से सिफारतकारी होगी? टेलीफोन करेंगे और बाद में जवाब आएगा कि आपको ये सहूलत मुयस्सर नहीं है, तो वो इस वक्त सिफारतकारी को तो छोड़ दें। लिहाजा कशीदगी अगर आपकी कम होगी तो वो जिसको हम बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं, पहले नंबर पे तो वो लिखें। दूसरे नंबर पे लिखें जो पाकिस्तान इंडिया के मुश्तरका दोस्त हैं वो बीच में आएंगे, और वो बीच में ऑलरेडी आ चुके हैं। जिस तरह हमने सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर का सुना कि उन्होंने यानी इंडिया में भी बात की, पाकिस्तान में भी बात की कि रेस्ट्रेंट जो है ना वो आपने शो करना है। उसके बाद ये है कि ये मैंने लिखा हुआ था इधर कि और यानी एक और भी थे जो मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया से आया है, और एक शायद ईरान से भी बात की है, ईरान से भी बात की है, चाइना से भी बात की है, उनके फॉरेन ऑफिसर कश्मीर का जिक्र कर दिया। चीन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब सिचुएशन और ज्यादा होगी चीन भी बीच में आएगा। अच्छा हाँ। अच्छा, अब ये है कि ये दो आ गया दूसरा, एक होगी बैकडोर डिप्लोमेसी, दूसरा आ गया आपका ये, तीसरा है आपका एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो आपको एक नेचुरल प्रोसेस नजर आता है, कशीदगी बढ़ती है फिर कशीदगी कम होती है, जब इंडिया की भड़ास निकल जाएगी ये कशीदगी खुद ब खुद डिसिपेट होनी शुरू हो जाएगी। अब पीजे मीर साहब, सवाल तो यही है कि क्या कोई ऐसा तरीका ढूंढा जा सकता है जिससे ये अमल आगे बढ़े? शिमला मुआहिदा हमें समझ आता था लेकिन उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ था, और फिर ऐसे बहुत से मुआहिदे हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान लेकिन अमल दरामद तो किसी पर भी नहीं हुआ कभी भी। तो ये कशीदगी टेंशन हमेशा रहती है और वहाँ से ज़्यादा ये टेंशन क्रिएट की जाती है, तो कोई ऐसा हो सकता है अमल? देखिए, आप अपने इंटरनेशनल जो आपकी लॉबिंग है इसको तकड़ा करें, आप जाके इस पर बात करवाएं, यूरोपियन यूनियन में करवाएं, सेनेट में करवाएं, कांग्रेस में करवाएं। देखो, हिंदुस्तान, आप हमेशा याद रखो, जो आपका दुश्मन है या एडवर्सरी है, अगर उसका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसको अप्रिशिएट करो। इंडिया हमसे बहुत तकड़ा है PR के अंदर भी, और उसके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, हम नहीं हैं। हम क्यों नहीं हैं ये सवाल करें आप, क्यों नहीं हैं हम? इसलिए नहीं हैं कि जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें पेनी वाइज पाउंड फुलिश, इधर पैसा बचाओ उधर पैसा बचाओ, हम ये हैं। आपको चाहिए, आपके पास लोग अच्छे होने चाहिए,
जो कि बात भी करना जानते हो, नहीं जी, कोई भी बात हो जो इंटरनेशनली बात कर से। आपका दो भाई हैं, ये मुनीर हैं, ज़मीर हैं, हुसैन हारून हैं, कई लोग और हैं जो कि इंटरनेशनली आपके बात कर सकते हैं। ये नजम साहब भी बैठे हैं, ये भी कर सकते हैं। इनके जो और हैं दो, शायद मलिक हैं, वो भी। हमें ऐसे लोग चाहिए कि जो कि पाकिस्तान का केस जाके उनको समझाएं और अच्छे एटमॉस्फेयर में समझाएं। आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, ISS और के इवेंट्स होते हैं UK के अंदर, लंदन में होते हैं, आप सेमिनार्स करें ताकि आपकी एक अवेयरनेस हो। हमारे खिलाफ क्या जाता है, ऑनेस्टली हम जब जाते हैं वाशिंगटन, वो एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा, वो कहते हैं ना दांत का दर्द एक ख़राब हो तो पूरा जिस्म हिलता है, वो बंदा बैठा हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम बैठे हुए, हम हैं रिएक्शनरीज, नॉट, हम प्रोएक्टिव नहीं है, हम रिएक्टिव हैं। यानी आप कहते हैं कि पैरेलल चलें, अंदरूनी मामलात अलहदा डील करते जाएं और इसको एक अलहदा अहमियत दें। अपने केस को, जो हमारा ना पुराना जो वो घिसा पिटा, हाँ जी ये हो गया, फलाना हो गया, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। आप सर आगे बढ़े, वी गो टू ग्रो आउट ऑफ दिस फिनोमेना। आपका मुल्क, आपके दुनिया के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, हर चीज़ आपकी चेंज हो रही है। वो गो विद द टाइम्स, हम टाइम्स के साथ नहीं जा रहे, हम वी आर कॉट इन अ टाइम वॉप, and we've got to get out of that। साकिब बशीर साहब, ये तो हमें नज़र आता है कि ये इंडिया की मजबूरी है कि बार बार हर कुछ अरसे बाद उनकी हुकूमत को इस किस्म का कोई बयानिया बनाना पड़ता है अपनी आवाम में पॉपुलर होने के लिए। हमारे यहाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हम देखते हैं कल्चरल तौर पर जब भी इंडियंस पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने वापस जाकर जो बयानात दिए हैं, किस खुशी का इजहार किया है, यहाँ पर किस किस्म को उनको वेलकम किया गया। लाहौर में नारकली में आके वो शॉपिंग करते हैं जब दोनों के दरमियान तिजारत थी या बस सर्विस या ट्रेन सर्विस चलती रही है। तो हमारी तरफ से तो ये है कि आवाम की सतह पर भी है, उनकी आवाम की सतह पर भी है, लेकिन उनके सियासतदान नहीं चाहते। तो कैसे होगी ये कशीदगी कम, आपको लगता है? वहाँ भारत में तो हमेशा आपको पता है जब भी इलेक्शन होते हैं, अभी रिसेंटली भी जो वहाँ पे इलेक्शन का माहौल है, फिर अभी जो मोदी साहब आए, मोदी साहब काफ़ी जो है वो उनका पॉपुलैरिटी लेवल नीचे आया है। वो इलेक्शन उस तरह नहीं जीते जिस तरह वो जीतना चाह रहे थे। तो ये चीज़ वहाँ पे वो बेचते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, इंटरनली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ पे जाकर जो वो रुकेगा या रुक सकता है। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान एक तो सिंध तास जो मुआहदा है उसको मुअत्तली के हवाले से बड़ा क्लियर कट कहा है कि अगर ये काम आप करेंगे तो फिर तो खुली जो है वो जंग है, वो पानी के मसले पर जंग है। तो लेकिन इसके अलावा भी भारत अब फेस सेविंग भी चाह रहा होगा कहीं ना कहीं। अब अगर तीसरे मुल्क की कोई बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू होती है, शुरू होगी, लेकिन वो तब ही होगी ना कि दोनों फरीक कहीं ना कहीं किसी नुक्ते पर रजामंद हों कि ठीक है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो रास्ता दिया है, वो रास्ता बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए भी हो सकता है कि ठीक है कि अगर कोई तीसरा मुल्क दरमियान में आ रहा है, जिस तरह सऊदी अरब, अभी मोदी साहब सऊदी अरब में थे और सऊदी अरब और भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का तो जो एक मजहबी और इस्लामी ताल्लुक भी है सऊदी अरब के साथ, लेकिन उनके साथ भी, उनके UAE के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्लिम ममालिक भी कहीं ना कहीं किरदार अदा कर सकते हैं, अमेरिका भी किरदार अदा कर सकता है। लेकिन रास्ता वज़ीर-ए-आज़म ने जो दिया है, मेरे ख्याल में ये रास्ता बेहतर है। भारत जो है वो इस पे आए और सबूत जो है वो लेकर आए और इस पर शफाफ तहकीकात करा लें। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, जंग करने में पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। ठीक, जंग हुई तो पहल इंडिया की तरफ से होगी। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब को पता है कि इस मर्तबा अगर जंग हुई तो 1965 और 1971 के तर्ज की नहीं होगी। ठीक। आज का गैर ज़रूरी सवाल, पाकिस्तान पर इंडिया जो है कहता है जी दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात हैं। हिंदुस्तान पर कनाडा, अमेरिका और फाइव आइज दहशतगर्दी साबित कर चुके हैं। हम पे इल्ज़ाम है, आप पे साबित हो चुका है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि मुल्ज़िम और मुजरिम में कितना फ़र्क होता है। हमारे नाज़रीन इन अहम सवालों के सोशल मीडिया पर हमें देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।